नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय पर और आज हम वर्ण विचार पर ही चर्चा करेंगे, जो आज वर्ण विचार का तीसरा पार्ट है, तीसरा खंड है। इससे पूर्व के खंड में हम लोगों ने वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण ध्वनि का संबंध क्या है और स्वर, व्यंजन, वर्णमाला आदि इन सब पर चर्चा किया। और लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उच्चारण स्थान, जिसमें से स्वर के उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी ली थी। अब हम आगे चलते हैं। ध्वनि के उच्चारण स्थान, यानी जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ हैं। तो व्यंजन पर आने के पहले एक बात, बहुत एक जल्दी से कुछ सेकंडों में हम पुनः एक बार स्वर के उच्चारण स्थानों को देखते हैं, फिर हम व्यंजन के उच्चारण स्थानों की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम आपको साथियों जैसा बताए कि हमारे जो 10 स्वर हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने 10 मूल स्वरों की चर्चा की और सामान्य रूप में 11। जब हम बात करते हैं किसकी, स्वर की, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने 10 स्वर की बात की है और अन्य विद्वानों ने सामान्य रूप में स्वरों की संख्या 11 मानी गई। तो यहाँ हम 10 और 11 दोनों की चर्चा कर देते हैं। हम जैसे पहले पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो 10 स्वर की बात कही गई, तो इसमें आपका आ, ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ पर है, वह कंठ है। और इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। उसी तरह ई के दोनों रूप ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ ई की जब हम बात करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसे आप तालव्य वर्ण कहते हैं या तालव्य स्वर कहेंगे। ई के बाद आपका ऊ आता है। ऊ के दोनों रूप, जब आप ऊ का उच्चारण करिए, देखिए आप ओष्ठ की स्थिति पर आधारित है, तो इसे किस में रखा गया, इसे ओष्ठ में रखा गया। और यानी इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ओष्ठ है। और फिर इसे नामकरण उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ वर्ण या स्वर कहा गया। ये तो हमारे 6 मूल स्वर हो गए। इसके बाद आपके आते हैं ए और ओ औ। तो ए और ओ औ, ये चारों, ये देखा जाए तो इसे किस में रखा गया है, इसे संयुक्त या संधि स्वर की श्रेणी में रखा गया है, संयुक्त या संधि स्वर। अब ये जो संधि या संयुक्त की बात करते हैं, जब हम ए की बात करते हैं तो ये आपका आ के योग से ई का योग होता है, आ का, तो ये ए में परिवर्तित होता है। और आ का योग ऊ से होता है तो ये ओ में परिवर्तित होता है। किसके कारण, ये गुण के कारण, गुण संधि के कारण। तो अब यहाँ पर जब आ और ई के योग से ए हुआ, तो हम देखते हैं कि आ हमारा कहाँ पर है, आ हमारा कंठ, इसका उच्चारण स्थान, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ई का तालु, तो ए का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा, वह कंठ तालु। और इसे नाम दिया जाता है कंठ तालव्य। इसी तरह
ओ को हम देखते हैं तो ओ में आ क्या है, आ कंठ उच्चारण स्थान, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओ का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा, कंठ ओष्ठ होगा, और इसका जो नामकरण किया जाता है वह कंठोष्ठ वर्ण या स्वर कहा जाता है। ये तो हमारे 10। अब 11वां जो हमारा बचता है री। जो री है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और री को कौन सा स्वर या वर्ण कहते हैं, उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो ये तो हमने स्वर का एक समरी आपके सामने रखा। अब आगे हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो जब व्यंजन की बात हम करते हैं तो व्यंजन के मूल व्यंजन की बात होती है। किसकी? हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? मूल व्यंजन। तो जो हमारे मूल व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 है। अब ये 33 मूल व्यंजन 3 क्रमों में यानी 3 खंडों में विभाजित होते हैं। एक आपका होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका होता है ऊष्मीय या संघर्षी। और स्पर्शी व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या 25 है, अंतस्थ की संख्या 4 है और ऊष्मीय या संघर्षी की संख्या 4 है। तो इसी क्रम में जब हम व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आपसे बात हुई थी कि जो उच्चारण हम करते हैं यानी ध्वनि, वास्तव में देखा जाए तो भाषा ध्वनि पर आधारित है। और ये कह दें कि ध्वनि के बिना भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी सांकेतिक भाषा है। लेकिन जब हम मौखिक भाषा की बात करेंगे तो वहाँ ध्वनि आवश्यक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि के बिना शब्द, पद, वाक्य की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अर्थात शब्द हो, वाक्य हो, पद हो, इनकी कल्पना हम ध्वनि के बिना कतई नहीं कर सकते। तो यहाँ एक शब्द आता है, यही ध्वनि के क्रम में उच्चारण में मैं बता दूं कि स्वनिम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अभी स्वनिम की चर्चा हम एक अलग वीडियो में भी करेंगे। तो स्वनिम जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। वास्तव में व्याकरण में कहा जाए तो इसे खंडेतर ध्वनि या ध्वनि गुण के रूप में भी हम जानते हैं। तो यहां कहने का मेरा आशय है कि इसको समझाने के लिए कि जो ध्वनि भेद है ये वास्तव में क्या है, हम आप क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि भेद। तो ये जो ध्वनि भेद की बात हम करते हैं तो ध्वनि भेद वास्तव में ये ध्वनियां आती क्यों हैं? वायु तो सीधे निकल रही है। अगर वायु सीधे चल रही है तो कोई विशेष आवाज नहीं आएगी, ध्वनि नहीं आएगी। लेकिन वह वायु जब कहीं पर अवरोध होगा, अवरुद्ध होगा, कहीं पर वो स्पर्श करेगी, कहीं पर वो घर्षण करेगी, कहीं पर वो कंपन करेगी, इन आधारों पर हम ध्वनियों के भेद को देखते हैं। तो ये जो ध्वनि के भेद हमारे हैं वो किसके? अवरोध, या तो कोई अवरोध होगा, या कहीं पर वो स्पर्श करेगा, कहीं पर वह संघर्ष करेगा, रगड़ होगा, या कहीं पर कंपन की बात होगी। तो इन्हीं आधारों पर हम क्या करते हैं? इन्हीं आधारों पर हम ध्वनि का भेद करते हैं, ध्वनि में अंतर करते हैं। तो अब जैसे यहाँ आप देखिए तो एक आपका स्पर्शी, स्पर्श से, और ऊष्मीय घर्षण या संघर्ष, या इसी को हम कह सकते हैं घर्षण।
तो इन आधारों पर हम ध्वनियों के भेद करते हैं। तो यहाँ आइए हम समझते हैं ध्वनि भेद के बारे में थोड़ा सा। जो हमारा मुख विवर है या जिसे हम वाग यंत्र कहते हैं, जो हमारा स्वर यंत्र भी उसे हम कहते हैं, ध्वनि यंत्र यानी जो हमारा मुख विवर है, ये हमारा मुख है और ये नीचे का जबड़े का भाग है यहाँ से, और ये ऊपर का खंड हमारा आता है, और इस तरह यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये कंठ है, और यहाँ कंठ से आगे चलकर ये लंग्स यानी फेफड़ों में जाता है। और जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो जो वायु है वो पीछे से आगे की ओर चलने का क्रम करती है। कहाँ से? वो नीचे से ऊपर की ओर या पीछे से आगे की ओर। तो सबसे पहले वो कहाँ आती है? वह कंठ पर नंबर 1 पर आती है। फिर यहां से जब वो यहां से जब वो वायु चलेगी तो ऊपर का पीछे का भाग जो होता है ये क्या है? ये हमारा तालु है। तो नंबर 2 पर वो यहां आती है। वायु का क्रम चलेगा यहां, फिर तालु के बाद ऊपर का आगे का भाग जो है उसको हम आप क्या कहते हैं? वो हमारी मूर्धा है। तो अब 1 नंबर, 2 नंबर, फिर तीसरे नंबर पर आती है। तो यहां कंठ है, ये तालु है, ये क्या है? मूर्धा है। उसके बाद यहां हमारा क्या है? ये हमारे दंत हैं। ये क्या है? ये हमारे दंत। और ये क्या है? ये हमारा ओष्ठ है, और ये हमारा क्या है? ये नासिका। यानी ये हमारा मुख विवर है, वाग यंत्र है, जिसकी सहायता से हम आप विभिन्न ध्वनियों को उच्चारित करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर अब जैसे हमने अभी स्वर की बात की थी कि आ कहां से? कंठ। आ का उच्चारण कीजिए, कंठ। ये हमारा कंठ है, कंठ से आया। फिर उसके बाद आ के बाद तालु से कौन है? तालु से ई की बात बताई, ई का उच्चारण कीजिए। तो यानी जो हमारी जिह्वा, यहां पर मुख्य खंड क्या है? ये हमारी जिह्वा। तो जिह्वा का स्पर्श जहां जहां होता है, यानी स्पर्श के माध्यम से वायु का जो रूप बनता है, उसी पर हम आप इनके ध्वनि उच्चारण के स्थान को परिभाषित करते हैं। तो यहां उसी तरह ऊ आपका ओष्ठ है, ऊ का उच्चारण करेंगे। तो अब ये जो हमारे विभिन्न खंड हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? स्पर्शी या वर्गीय। तो यहां जब व्यंजन, मूल व्यंजन में पहला हम किसकी बात कर रहे हैं? पहला हम बात कर रहे हैं स्पर्शी, या इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो यहां 5 वर्ग होते हैं। वर्गीय व्यंजन में क्या है? 5 वर्ग हैं। तो पहला आपका क्या है? का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा आपका टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, और 5वां पा वर्ग। ये हमारे क्या हैं? 5 वर्ग हैं, और इनका क्रम भी इन्हीं के आधार पर, यानी पहला वर्ग कंठ से। कौन सा? का वर्ग। का वर्ग पहला वर्ग कहां से है? उच्चारण स्थान कंठ से। फिर दूसरा चा वर्ग है, चा वर्ग का उच्चारण दूसरा स्थान आपका होगा। तो चा वर्ग कहां से आएगा? चा वर्ग का उच्चारण तालु से। फिर टा वर्ग मूर्धा तीसरा। देखिए ये बिल्कुल क्रम वही क्रम है। अगर आप इसको देख लीजिए कि हमारी वायु जो निकल रही है फेफड़े से, जब हम सांस छोड़ते हैं, बोलने के लिए वायु को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उसका क्रम क्या है भाई? जब अंदर से वायु आएगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी? कंठ। कंठ के बाद ऊपर आके टकराएगी, फिर आगे की ओर आएगी,
फिर दांत और ओष्ठ नासिका से होते हुए बाहर जाएगी। तो यही क्रम है। फिर ता चौथा है, तो चौथा क्रम आपका दांत है ये, और पांचवा ओष्ठ है हमारा ये। तो चौथा में क्या आ जाएगा? चौथा में आ जाएगा दंत, और पांचवें में आपका आएगा ओष्ठ। तो अब यहां पर जो हमारे क च ट त प वर्ग हैं, इनमें जितने भी आपके व्यंजन हैं वह सब इसी में आते हैं। जैसे का वर्ग की बात हम कर रहे हैं तो क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसी तरह ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। यानी ये आपके 25 वर्ण कौन से हैं? ये स्पर्शी वर्ण हैं, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान का है चा, का वर्ग यानी क ख ग घ ङ। उसी तरह चा वर्ग तालु है, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत, और पा वर्ग ओष्ठ है। ये तो था हमारा कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ में हमारे कितने थे? 4। कौन कौन से? या, र, ला, वा। यह एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, सामान्यतः हम काखा गाघा या व्यंजन लिखते हैं तो वो सीधे सीधे इस तरह से लिख देते हैं, जैसे यहां पे द लिखा है, यहां क लिखा है। लेकिन यहां आप देख रहे होंगे तो हर एक के नीचे एक तिरछी लाइन हम खींच देते हैं। तो ये तिरछी लाइन का भी अपना एक महत्व है, एक ये रूप प्रदर्शित करती है, ध्वनि संकेत है। यानी हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर उसके नीचे जो हम तिरछी लाइन खींच देते हैं, ये क्या है? ये हल चिन्ह, या इसी को हम हलंत कहते हैं। और जहां पर जिन अक्षरों पर हल चिन्ह या हलंत लगा है, इसका मतलब वह क्या है? वह अर्ध अक्षर हैं, अर्ध वर्ण हैं, अर्ध वर्ण है। अक्षर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अक्षर और वर्ण की भी अभी हम तुलना करेंगे कि अक्षर और वर्ण में भी अंतर होता है। तो सॉरी, अब यहां पर या, र, ल, व की बात हम करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो या क्या है? या ये आपका इसका उच्चारण स्थान तालु है, और इसे हम आप क्या कहते हैं? तालव्य। रा जो है ये वास्तव में आप देखिए तो रा जो है वो दंत मूल यानी हमारा जो मसूढ़ा है, रा क्या है? दंत मूल या मसूढ़े की बात हम करते हैं। तो ये वास्तव में किससे है? दंत मूल या मसूढ़ा। और इसी को कहीं कहीं आपको ये दोनों शब्द नहीं मिलेगा, दंतमूल या मसूढ़ा, तो इसको कहा जाता है वत्स्य। इसे क्या कहेंगे? वत्स्य वर्ण। इसी तरह ये आपका रा हो गया। फिर ला की बात हम करते हैं। ल का उच्चारण आप करेंगे, जब ला का उच्चारण करेंगे तो ये ला का उच्चारण करते समय भी दंतमूल या मसूढ़ा की बात आएगी। किसकी बात आएगी? दंतमूल या मसूढ़ा, और ये भी वत्स्य वर्ण में जाएगा। और वा की जब हम बात करते हैं, वा का आप उच्चारण करेंगे तो ऊपरी दांत वा, आप देखिए उच्चारण कीजिए वा, तो ऊपरी दांत और आपका निचला ओष्ठ, इसमें दंत और ओष्ठ दोनों होता है। तो दंत कौन सा है? दंत ऊपरी, दंत और निचला ओष्ठ, निचला ओष्ठ, इसलिए इसे क्या कहते हैं?
इसे हम आप दंतौष्ठ वर्ण कहते हैं। ये तो था हमारा अंतस्थ। अब हम बात कर लेते हैं किसका, ऊष्मीय। ऊष्मीय में भी आपके 4 हैं, जिसमें आपके तीनों श की बात करते हैं। आगे चलकर हम इन्हीं उच्चारण स्थानों के आधार पर इन 7 ध्वनियों का विभेद करते हैं। तो अब यहां पर आपका पहला ये आपका तालु है, और इसे हम आप क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन, या आगे चलकर कहीं पर चर्चा होगी तो इसे हम आप तालव्य श कहते हैं। और दूसरा जिसे आप खटकोण का कहते हैं तो वो क्या है, वो आपका मूर्धा से। ये कहां से है, मूर्धा से, तो इसे हम आप कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। और तीसरा सा जो है ये आपका दंत है, तो इसे दंत वर्ण कहते हैं। और हा की बात आप जब करेंगे तो हा कहां है, ये कंठ के भीतरी भाग से ह का उच्चारण करेंगे तो ये कहां से आएगा, ये कंठ और उसके भी भीतरी भाग से। तो ये हमारा जितने भी स्वर और व्यंजन थे उन सबके उच्चारण स्थान की चर्चा हमने की। अब इसको याद करने के एक तरीके के रूप में हम सभी स्वर और व्यंजन को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। एक टेबल में इसको रख लेते हैं और वहीं से आप अक्सर एक कविता बुकों में आपके दी गई है कि अकह विसर्ग कंठराम इचयस भी है तालुराम। उच्चारण स्थान फिर नाम और उसके कौन से वर्ण हैं। एक तरफ से अभी जैसे हमने यहां फिगर ड्रॉ किया था मुख, विवर, कौकल या वाग्यंत्र का, तो उसी क्रम में हम आप चलें तो सबसे पहले आपका आता है कंठ। पहला आपका क्या आता है, कंठ। तो कंठ में इसका जो भी वर्ण होंगे उनका नाम पड़ता है कंठ वर्ण। और इसमें आता कौन है, स्वर में आपका आ आता है दोनों। फिर का वर्ग आता है, यानी आपका क, ख, ग, घ, ङ और ह। यहां एक चीज और आपको बताएं कि विसर्ग का उच्चारण जब हम आप करते हैं, चूंकि वो ह के रूप में होता है, इसलिए यहां पर कंठ में ही विसर्ग भी आएगा। तो जो कविता बनी है वो इसी पर बनी है, अकह। आ के दोनों, अब हम एक लाइन आपको बता दे रहे हैं, उसी आधार पर आप इसको पूरा चार्ट बना लीजिएगा। अकह में आ और का से ङ तक ये क्या है, ये आपका का वर्ग है। विसर्ग हा है और विसर्ग। तो इसी को जो कविता में दिया गया है, अकह अकह विसर्ग कंठराम इचयस भी है तालुराम। अकह विसर्ग कंठराम इचयस भी है तालुराम। ऋतक से मानो मूर्धा जी। अब इस तरह से हम इसको बता रहे हैं, जैसे अकह विसर्ग कंठराम, यानी कंठराम से आशय कि कंठ। अकह विसर्ग कंठराम
इचयस भी है तालुराम। क्या है ये? तालु से है। इचयस भी है तालुराम। अब जैसे यहां पर आ, वैसे ई के दोनों रूप ह्रस्व और दीर्घ, चा का आशय, चा वर्ग, या और श, ये क्या है? ये आपके तालु हैं, तालव्य है। फिर रिटक से मानो मूर्धा जी, री ट और श से क्या है? मूर्धा जी। रिटक से मानो मूर्धा जी। ये कविता आपको मैं पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा, वहां से आप याद कर लीजिएगा। ऐसे यहां तो ऐसे अभ्यास कर लेते हैं। रिटक से मानो मूर्धा जी, मूर्धा हो गया आपका। लितस पुकारो दंत जी, लितस पुकारो दंत जी, यानी लृ का प्रयोग संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है, लेकिन यहां इसमें आपका जुड़ जाएगा क्या? ला आपका। अभी हमने आपको जब ला की बात बताई थी तो ला क्या था? दंत मूल या मसूढ़ा। तो अब लेतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में। उप माने उ का दोनों रूप और पा वर्ग, उप आते हैं ओष्ठ में। केवल वा क्या है? केवल वा दंतोष्ठ में, यानी दंत और ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। तो अब ए कहे कंठ तालु, जो हमने संधि या संयुक्त स्वर अभी शुरू में बताया था कि ए क्या है? ए कहे कंठ तालु। ए कहां से आएगा? कंठ तालु। बचा कौन? ओ औ। तो ओ औ की बात हमने कहां से की थी? ओ औ ये कंठ ओष्ठ। ओ औ कहां से आएगा? ओ औ ये आपका आएगा कंठ धन ओष्ठ। और यहां पर एक और आपसे बात कर लें कि जब हम वर्ग की बात करते हैं, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, गा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, टा वर्ग में टाठा, डाढ़ा, रा, ता वर्ग में ताथा, दाधा, ना, और पा वर्ग में पाफा, बाभा, मा। तो ये जो वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आप पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में किया था, लेकिन अब यहां चूंकि शब्द आएगा नासिका से पंचमाक्षर, यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां है? म का या ना, णा, या और ग का, ये नासिका से पंचमाक्षर, यानी जो पंचम अक्षर होते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कहां से आएगा? ये आपका नासिका से। तो इस तरह एक टेबल आप बना लीजिए, तो स्वर आपका और व्यंजन के जितने उच्चारण स्थान हैं वह आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो पंचमाक्षर और इसका पंचमाक्षर और अनुस्वार दोनों के रूप में हम यहां देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, और इनकी संख्या कितनी है? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक का पांचवा अंतिम वर्ण है। तो वो 5 वर्ण हैं जिन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। और संस्कृत के अनुसार यहां पंचमाक्षर का जो सबसे रूप है, वो संस्कृत के अनुसार क्या होता है कि शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होता है उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर आना चाहिए। किंतु आज आधुनिक जो हिंदी के रूप में वहां पंचमाक्षर के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां जो कहने का रूप है, ये विशेषकर प्रश्न इसका बनता है कहां? जब हम वर्तनी की शुद्धि और अशुद्धि की बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं पंचमाक्षर का दे रहा हूं, जो कहा कि संस्कृत में वर्ग
जिस वर्ग का अक्षर यानी अंतिम वर्ण होगा उसी का पंचमा अक्षर। जैसे हम आप लिखते हैं दिनांक, ये तो काम चलाऊ है, लेकिन अगर इसका व्याकरणिक रूप सांस्कृतिक में देखते हैं तो ये वास्तव में होता है दिनांक। यानी का अंतिम अंगा है तो हम अंगा का प्रयोग करेंगे। या हम आप व्यंजन लिखते हैं, हम आप क्या लिखते हैं, हम आप लिख देते हैं व्यंजन अनुसार से, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जा के पहले है। तो जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का। चा छा जा की बात हम करते हैं, तो चा छा जा, तो अब जा चा वर्ग का है तो इसका पंचमाक्षर यहां होगा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह हमारा क्या होगा, वह व्यंजन। ये व्याकरणिक दृष्टि से ये शुद्ध रूप होता है। तो यहां हमने इसकी चर्चा किया। तो अब यहां पर आज के खंड को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल अगले खंड में, यानी अभी वर्ण विचार पर आपके कम से कम 2 लेक्चर होने हैं, तो कल के खंड में हम आपके साथ वर्ण विभेदन की बात करेंगे, वर्ण के वर्गीकरण को कुछ और आधारों पर, जैसे प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, इन आधारों पर हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आगे के खंड की ओर चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।